नाम बता। मेरा नाम शुभी है। जी सर, मेरा नाम शुभी है और मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले से हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के दतिया जिले से ही पूर्ण की है। उसके बाद मैंने अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा शासकीय कमला राजा महाविद्यालय ग्वालियर क्षेत्र में की है और तत्पश्चात मैं फिलहाल अपना शोध कार्य कर रही हूँ शिवाजी विश्व। इस पर शोध कार्य कर रहे हैं, क्या टॉपिक है? जी सर, मेरा जो शोध का विषय है वो है बाल कथा साहित्य की तनाव प्रबंधन में भूमिका। तनाव प्रबंधन क्या है? सर, तनाव को हम दो तरीके से देखते हैं। तो एक होता है तनाव जिसको हम प्रबंधित कर सकते हैं, जो कि हमारी क्षमताओं के भीतर होता है, और जब तनाव हमारी क्षमताओं के बाहर कोई विषय ऐसा हो जाता है जो हमारी क्षमताओं के बाहर होता है, तो वो फिर प्रबंधन के दायरे में नहीं आता। जैसे सर, मान लीजिए किसी को पढ़ाई करनी है, तो यदि वो पूरी किताब परीक्षा की एक रात पहले पढ़ना चाहेगा तो वो संभव ही नहीं है, तो वो तनाव पैदा करेगी। लेकिन यदि उसको वो पूरे वर्ष भर ठीक से पढ़ेगा तो वो फिर प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये बाल कथा साहित्य तनाव प्रबंधन में कैसे अपनी भूमिका निभाता है? सर, वर्तमान में बच्चे कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाल साहित्य एक कारगर उपाय हो सकता है उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए। वर्तमान में बच्चे डिप्रेशन के शिकार हुए, आत्महत्या कर रहे हैं। जी सर। क्या अपनी शोध में क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे इसका समाधान देंगे? जी सर, मेरा जो शोध विषय है उसमें मैंने बहुत छोटे बच्चों को शामिल किया है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों, और जो बच्चे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मेरी पड़ताल वही है कि क्या बाल साहित्य उन्हें वो दिशा दे पा रहा है, क्या उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान प्रस्तुत कर पा रहा है या नहीं कर। अच्छा, ये मुंशी प्रेमचंद जी की बाल साहित्य पर कौन सी रचना है? सर, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहानियां लिखी हैं वो उन्होंने बच्चों के लिए नहीं लिखी थी, लेकिन बच्चों ने उन्हें बहुत खुले ढंग से अपनाया और बच्चों के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित थी। इसलिए आज हम कहते हैं जी, जैसे दो बैलों की कथा है, बूढ़ी काठी है, इस तरह की उनकी जो कहानियां हैं। और एक प्रेमचंद जी की एक लंबी कहानी है, कुत्ते की कहानी, जिसको हम पहला बाल उपन्यास भी मानते हैं। ईदगाह में क्या है? सर, ईदगाह में हामिद की कहानी है, हामिद और उसकी बूढ़ी दादी। क्या कहानी है? क्या कहानी है? सर, वो छोटा बच्चा रहता है और ईद पर सब लोग जा रहे होते हैं मेला देखने के लिए, तो उसको भी जाना होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसकी दादी उसको बहुत कम पैसा देती है कि बेटा तुम जाओ मेला देख के आओ अपने दोस्तों के साथ। और फिर वो वहां से अपने लिए कोई चीज ना लेकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो वो कहानी बहुत ही मानविक और भावपूर्ण कहानी है। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? सर, ये शिक्षा मिली है कि बच्चे अपनी परिस्थितियों उसमें जो कुछ देख रहे होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो भी उस तरह से सोचना शुरू कर देती है, और बच्चों के अंदर भी बहुत भावनाएं होती हैं, भले हमें लगे कि वो छोटे हैं, वो इतना नहीं सोच सकते। अच्छा, इनकी दहेज प्रथा पर कौन सी कहानी है? प्रेमचंद जी सर, मैं फिलहाल नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। निर्मला जी धन्यवाद। क्या इसकी कहानी क्या है? सर, कहानी पूरी ये मैंने सेवा सदन क्या है इनका? सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है और 1918 में ये आया। इनका पहला हिंदी उपन्यास भी माना जाता है और इसमें जो है वैश्याओं की समस्या पर है। वो नाम में कुछ आपको ऐसे दिखता है और समस्या पे दिखती है? तो गोदान में तो मुझे जो बाल पात्र है उसके वही 3 छोटे बच्चे हैं जो कि होली के बच्चे हैं। उसमें से भी जो सबसे छोटी लड़की है उनकी रूपा जिसका नाम है, वो कई जगह उसका दिखता है बाल हट वगैरह, उसके नाम। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना है ठाकुर का कुआं, मतलब उनकी कहानी है, तो क्या है? सर, ठाकुर का कुआं कहानी है और बहुत इसकी वो याद नहीं कर पा रही मैं फिलहाल, पर जहां तक मुझे याद आ रहा है दलित समस्या इसमें उन्होंने उठाई है कि किस तरह से जो दलित समाज है उसको पानी नहीं भरने देते हैं सवर्ण वर्ग के। तो आज की क्या स्थिति है? सर, वर्तमान स्थिति में ये चेंज हुआ है, मतलब बदलाव हुआ है इस परिदृश्य में, पर कहीं पिछड़े इलाके अभी भी ऐसे हैं जो कि वहां बदलाव अभी भी नहीं हुआ है, पर भारतीय कानून इस पर जो कि बहुत सख्त है। तो बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? कि आजादी के लगभग यानी कि 70-80 साल होने वाले हैं, उसके बाद भी स्थितियां क्यों नहीं बदल पाएंगी? स्थिति ना बदलने के पीछे एक कारण है शिक्षा, मुझे लगता है एक बड़ा कारण है, और
ज्यादातर ये जो चीजें देखने को मिलती है हमें ये गाँव में ही देखने को मिलती है। जाति प्रथा का जो बहुत बीभत्स रूप है वो हमें वही देखने को मिलता है। और किसी दलित लेखक का ये कथन भी है, फिलहाल उनका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, कि जो गांव है वो अस्पृश्यता के और गढ़ बनते जा रहे हैं इस तरह का। अच्छा, कबीरदास जी की साधु संत के मामले में क्या विचार? सर जो सच्चरित्र है अपना काम ठीक से कर रहा है उसको कबीरदास की साधु संत मानते हैं, ना कि वो जो सब छोड़ छाड़ के जंगल में बैठे। क्या उनकी कुछ इनके बारे में पंक्तियां बताएं कबीरदास जी साधु के बारे में? एक तो उनकी वो प्रेम को बहुत महत्व देती हुई पंक्ति है कि पोथी बड़े बड़े जन्म हुआ पंडित भयानक हुई, ढाई अक्षर ढाई आकर प्रेम पढ़े पंडित। ये साधु के बारे में, ये तो प्रेम के बारे में। दाढ़ी बढ़ाए काहे बन गए ये बकरा, क्या मूड बढ़ाए, अरे सब कोई ले बढ़ाए पार के करते जी सर ये चार उसके बाद में हम आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमको ये लगा जो आप रीड कर रहे, तो बाल साहित्य में ऐसी कहानियां कौन से राइटर बता ठीक है मैथल का बता दीजिए। सर तुलसीदास जी के जो विचार महिलाओं के संदर्भ में आप जानना चाह रहे हैं तो कुछ उनकी आलोचना भी होती है इस संदर्भ में, और मुझे लगता है शायद ये तुलसीदास जी के समय की सीमा है कि वो उस चीज से आगे नहीं बढ़ पाए अपने समय की तत्कालीन परिस्थितियों से। और दूसरा मुझे ये लगता है मतलब किस बात की है सर वो बिंदु क्या है? सर एक पंक्ति है उनकी जो बहुत चर्चा में रहती है उसके कारण की आलोचना होती रही है, तो इसके पीछे मुझे यही लगता है कि एक कारण वो मैं जानना चाहता हूँ जिस पर उनकी चर्चा वो आलोचना की। जी सर ऐसा उन्होंने क्या कहा दिया, क्या लिख दिया? सर ढोल गवार समुद्र पर नारी हाँ। और सकल ताड़ना के अधिकारी ये ये धारणा का क्या मतलब? जी सर इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से ग्रहण किया है इसको इसका जी तो आप बताओ सर कुछ लोग इसको शिक्षा से जोड़ते हैं, पर मुझे लगता है कि धारणा शब्द तो शायद उसी के परिप्रेक्ष्य में आया है, दंडित करने के परिप्रेक्ष्य में, ये मेरा मत है। और मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है हर कभी अपनी काल की सीमा से आगे बढ़ भी पाए। और दूसरा मुझे इसमें ये लगता है ये पंक्ति उन्होंने समुद्र के मुख से कहलवाई है, तो अगर वो राम के मुख से कहलवाते तो शायद इस पंक्ति का अर्थ ज्यादा यहीं पर मैं कहूँगा आपको, एक ताड़ना का मतलब एक तो तारीफ हो सकता है और दूसरा ताड़ना का मतलब देखना भी। तो ना तो हो सकता है कि तुलसीदास ने इसको नारी को देखने के रूप में यूज किया। जी सर, पर वो जिस संदर्भ में पंक्ति आती है ढोल गवार सुनारी सारे लोगों को तो सारे देखने के लिए अगर अगर आप पशु की नहीं देखोगे तो वो यहाँ से निकल के कहीं और जंगल में चला जाएगा। मारने के उससे पट्टू जब यहाँ पर एक निर्जीव चीज की बात हो रही है, पहले तो ढोल फिर गवार शूद्र और वो अभी तो अगर अच्छे से उसका वो नहीं कर रहे तो उसमें नहीं होना है क्या? जी जी कोई बात नहीं, हमको पहले देखना पड़ता है, उसको देखना देखने में कोई सर मुझे ऐसा लगता है कि एक निर्जीव गवान का मतलब क्या, जिसमें डिसीजन मेकिंग की क्षमता में उसे गवान कहते हैं, तो उसे भी तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो उसको जाना है भीड़ चला जाएगा। तो सब देखने में अच्छी चीज करना मैं कहीं नहीं तो सर मुझे ऐसा लगता है कि एक निर्जीव वस्तु चाहे वो ढोल हो और फिर आप दूसरी तरफ एक शूद्र जो कि सजीव मनुष्य है, आप और नारी उनको आप एक दायरे में नहीं खुद को मानती हूँ कि ये उनके समय की सीमा है। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जरूरी नहीं यदि कभी साधन दोषों से मुक्त हो जाएगा तो वो ईश्वर हो जाएगा, हमें उसे इतनी छूट देनी चाहिए कि वो कुछ गलतियां नहीं कर सके। और इतने तर्कों के बाद भी आपको लगता है कि तुलसीदास जी ने गलती करी है ये लगता है? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है जी वो शब्द में यहाँ थोड़ा खुद से हैंडल नहीं हो पाती इस चीज। अच्छा बताइए, आधुनिक काल में आपका जो छायावाद है ना, और आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये चार ऐसे, तो इनमें क्या विषय अंतर है सभी का, बस थोड़ा डिफाइन करें। छायावाद को जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा द्विवेदी को देखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर शास्त्रीयता के बंधन बहुत कड़े थे
और फिर जैसे ही हम छायावाद की तरफ जाते हैं तो शास्त्रीयता के बंधन छोटे आदर्श की जगह यथार्थ को महत्व दिया गया। वही जब हम प्रगतिवाद में जाते हैं तो प्रगतिवाद में हमें मार्क्सवादी जो दर्शन है उसका प्रभाव देखने को मिलता है और वहां पर समष्टि की बात की गई। छायावाद में जो भी कभी बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी हो गया था तो उसको छोड़ते हुए प्रगतिवाद का कभी थोड़ा समष्टि की बात करता है, जन की बात करता है। वही जब हम प्रयोगवाद में जाते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन? जी सर, प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं उसमें केदारनाथ अग्रवाल जी और उसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन है, काली राघव, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिभुज है। नागार्जुन जी की रचना? जी सर, नागार्जुन जी की रचनाएं काफी सारी हैं, पर फिलहाल कविताएं मुझे याद आ रही हैं। अकाल और उसके बाद उनकी कविता है और कालिदास। ये अकाल उसके बाद की कुछ पंक्तियां बता सकते? जी सर, अकाल और उसके बाद कविता उनकी है, इसका जो सार है मैं वो बता सकती हूँ, पंक्तियां बताओ सर। अकाल की स्थिति को उन्होंने दर्शाया है अलग अलग तरह से कि अकाल पड़ता है तो उस समय कैसी स्थितियां होती है और फिर जब घर में दाने आते हैं तो चारों को खुशी फैलने लगती है। वो अच्छा, हम किन किन कवियों को समाज सुधारक कवि की श्रेणी में रख सकते हैं? सर, समाज सुधारक की श्रेणी में अगर हम रखना चाहें तो मध्यकाल से हम कबीर को रख सकते हैं, उसके बाद तुलसी को रख सकते हैं और सूरदास को भी रख सकते हैं। आधुनिक काल में किसको रखना चाहिए? आधुनिक काल से समाज सुधारक की भूमिका सर, इसके लिए मैं निराला जी को रख सकती हूँ, महादेवी जी को भी रखा जा सकता है। उनके विषय में ऐसा कृत्य बताइए जिससे लगे कि समाज सुधार में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई अपने कविता के माध्यम से। जी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि महादेवी जी ने श्रृंखला की कड़ियां लिखी हैं तो उसमें उन्होंने स्त्री को लेकर बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है, या फिर उन्होंने जो भी कविताएं लिखी है उस समय में तो उससे हमें एक स्त्री चेतना और एक जागृत स्त्री का परिप्रेक्ष्य देखने में मदद मिलती है। इसके अलावा समाज सुधारक की दृष्टि से सर मैं कुछ नाम और जोड़ना चाहूंगी। वैदिशरण गुप्त जी को भी रखा जा सकता है, सुभद्रा जी को भी रखा जा सकता है। सुभद्रा जी की रचना बताएं। सर, सुभद्रा जी की एक कहानी है राही, तो वही उसमें उन्होंने दिखाया है कि एक अंदर बताया है कि गरीब व्यक्ति जब जेल में जाता है तो उसका क्या कारण होता है और वो वहां किस तरह से रहता है। वही जब एक नेता है वो जाता है तो वो जेल में जाकर भी A क्लास और B क्लास की मांग करता है, वहां से निकल कर आकर विधायक मिनिस्टर बनता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति वहां उसको राही जो स्त्री होती है उसका छोटा सा बच्चा होता है वो दाने दाने के लिए मुहताज होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसी ने जिससे हिंदी साहित्य का इतिहास जो कहते हैं प्रथम रूप से प्रथम प्रमाणित इतिहास जो लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने लिखा है, लेकिन उसके बाद कई और इतिहास हैं जो कि लिखे गए वर्तमान में। अच्छा, आपके सबसे प्रिय कवि कौन? मेरे प्रिय कवि भवानी प्रसाद मिश्र। क्यों? सर, एक तो मुझे दो कारणों से ये पसंद है, तो बहुत सहज लिखते हैं और दूसरा मुझे लगता है कि जब मेरी साहित्य की समझ नहीं थी तब भी मुझे भवानी प्रसाद मिश्र जी समझ आते थे, तो इसलिए वो मेरे। तो थोड़ा हमें ये समझाइए कि ऐसा क्या था जो आप समझ सकते थे, मुझे समझाइए। जी सर, एक कविता उनकी मैं बताना चाहूँगी। उनकी एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है मैं गवार हूँ और गधा हूँ। उसमें वो लिखते हैं कि मैं गवार हूँ और गधा हूँ क्योंकि अपने वचनों से बंधा हूँ, तुम होशियार हो और हंस हो क्योंकि अपनी प्रतिज्ञाओं के ध्वंस हो। फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं गवार हूँ और गधा हूँ क्योंकि अपने वचनों से बंधा हूँ। मैंने जो कहा वो हमेशा करता रहा, तुमने जो किया जो कहा वो कभी न किया। फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं गवार हूँ और गधा हूँ क्योंकि अपने वचनों से बंधा हूँ। अच्छा, इनकी एक रचना है सतपुड़ा के घने जंगल। जी सर, उनको जरा बताएंगे, दोहराएंगे। सर, सतपुड़ा के घने जंगल की एक लंबी कविता है और कुछ पंक्तियां मौजूद। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे रूप से उमते अनमने जंगल, हंसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। इन्होंने सतपुड़ा के घने जंगल के ऊपर क्यों लिखा हुआ? एक तो मुझे लगता है वहीं से थे, होशंगाबाद से थे भवानी प्रसाद मिश्र जी, तो सतपुड़ा उनका आना जाना रहा होगा। तो जैसे हम जिस परिस्थिति को जिस प्रकृति को हम देखते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। और सतपुड़ा के जंगल वास्तव में ऐसे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार भी वहां जाता है तो आकर्षित नहीं है। गीत फरोश किसकी रचना है? जी, इन्हीं की रचना है। अच्छा, इसमें क्या है? सर, गीत फरोश इनकी रचना है जिसमें ये बताते हैं कि मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं संदर्भ में बात की थी
सर यहाँ पर जो कवि है उसको बाजारवाद से किस तरह से प्रभावित हो रहा है इसकी बात की है। किस तरह नहीं, उसमें ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से बाजारवाद से कभी प्रभावित हुए? सर कवि वही लिख रहा था जो जिसकी जरूरत है, जिसकी डिमांड है, जो बेचा जा रहा हो वही कवि लिख रहा था, तो उस मूल्य को आधार करना। ठीक ठीक चलो अभी हम चलो आपके साथ बहुत बहुत हम सभी दर्शकों का शुभकामनाएं निश्चित रूप से आपका होगा, है ना? थोड़ा सा इस पर और अच्छे से काम करना है ना, ये जो आप करो और प्लान नहीं, जो तुम्हारा थीसिस है उस पर बहुत अच्छा लगा, उस पर सर वो जो आपने क्वेश्चन पूछा तो जैसे मैं सहमत नहीं हूँ पर क्या सहमत होना जरूरी नहीं है? बेटा, ये बात ऑप्शन है, ये जवाब दे। सुनो आप बता देना फिर हाँ। इसमें आप सीधे कहो कि ऐसा यही दूसरे का भी आप